वेलकम टू मेडिस्ट्री ऑनलाइन एकेडमी। MD-CAT केमिस्ट्री में हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आज हमारा उस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हमने जो टॉपिक करना है वो है यील्ड। तो सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी आप लफ्ज़ यील्ड सुनते हैं तो उसका मतलब होता है कि प्रोडक्ट क्या है। यील्ड का मतलब होता है कि किसी चीज़ से हमें कितना फ़ायदा हुआ है, किसी चीज़ से हमें कितना नफ़ा हुआ है। केमिस्ट्री में हम डिफ़ाइन करते हैं यील्ड को एज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज़ कॉल्ड एज यील्ड। किसी भी एक केमिकल रिएक्शन में कितना प्रोडक्ट बना है उसको हम कहते हैं यील्ड। जैसे कि दो रिएक्टेंट्स हैं R1 और R2। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक प्रोडक्ट P आता है। ये जो प्रोडक्ट P की अमाउंट आई है इसको मैं क्या कहता हूँ? इसको मैं कहता हूँ यील्ड ऑफ द रिएक्शन। मेरे पास दो तरह की यील्ड्स होती हैं। एक मेरे पास होती है एक्चुअल यील्ड और एक मेरे पास होती है थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड मेरे पास वो यील्ड होती है कि अगर मेरे पास लैब में कोई प्रोसेस हो रहा है और उस प्रोसेस के करने में या इस एक्सपेरिमेंट के करने में जो प्रोडक्ट मेरे पास ऑब्टेन हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंटल यील्ड। इसका एक दूसरा नाम भी होता है प्रैक्टिकल यील्ड। और थ्योरेटिकल यील्ड क्या होता है? वो होती है एक्सपेक्टेड यील्ड या फिर कैलकुलेटेड यील्ड। अब फर्ज करें मेरे पास एक रिएक्शन है। अगर मैं उस रिएक्शन को कागज़ पे लिखकर उसकी स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यूज़ को कंपेयर करके उसका अगर मैं प्रोडक्ट फाइंड करने की कोशिश करूं, जैसे यहाँ पर हेबर्स प्रोसेस है, मैं यहाँ पे कहूँ कि 1 मोल नाइट्रोजन कितना मास बनाता है अमोनिया का, तो वो होगा 2 × 17 यानी कि 34 ग्राम्स। ये मेरे पास कौन सी यील्ड हो गई? थ्योरेटिकल यील्ड। अगर मैं क्या करूँ, पूरा का पूरा हेबर्स प्रोसेस जो है वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करूँ, पूरा एक्सपेरिमेंट करूँ, तो जितना मेरे पास अमोनिया प्रोड्यूस हुआ है उस अमाउंट को मैं क्या कहता हूँ? एक्चुअल यील्ड। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अब हम चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, और वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो थ्योरेटिकल यील्ड है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड। मतलब इस बात का मतलब ये कि जो आप पेपर के ऊपर प्रिडिक्ट करते हैं कि कितना आपके पास प्रोडक्ट बन सकता है, वो यील्ड हमेशा ज़्यादा आएगी उस यील्ड से जो कि आप लैब में जाके खुद परफॉर्म करते हैं। तो ये एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन सी यील्ड हमेशा ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ज़्यादा होती है। अब ज़्यादा क्यों होती है? सबसे पहले जब आप लैब में कोई प्रोसेस कर रहे हैं, जो रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई साइड रिएक्शन टेक प्लेस कर सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से ये होगा कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है आपके पास कम बनेगा। उसके अलावा कोई मैकेनिकल लॉसेस हो सकते हैं, जैसे कि आप फिल्ट्रेशन करते हुए आपके पास ऐसा हो जाए कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ही लॉस हो जाए, तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या आएगा? कम आएगा। तीसरी चीज़ हो सकती है रिवर्सिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन। रिवर्सिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन से मेरी ये मुराद है कि जो प्रोडक्ट के मोल्स हैं वो वापस से किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएं? रिएक्टेंट्स के अंदर। तो मेरे पास जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। चौथी रीज़न मेरे पास हो सकती है इनकम्प्लीट कन्वर्जन। इनकम्प्लीट कन्वर्जन जो है वो इस तरह आ सकती है कि मेरे पास रिएक्टेंट सारा का सारा कन्वर्ट ही नहीं हुआ प्रोडक्ट के अंदर, तो इस वजह से क्या होगा? एक्चुअल यील्ड जो है वो कम आएगी। उसके अलावा अगर लैब के अंदर कोई इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर काम कर रहा है, जिसको मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम करना नहीं आता, उसकी नेग्लिजेंस की वजह से भी क्या हो सकता है? एक्चुअल यील्ड कम हो सकती है। अब इस सारी स्टोरी में जो सबसे ज़्यादा MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये थी। उसके अलावा ये सारे क्वेश्चंस आपके FSC के लेवल तक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम वो टॉपिक पढ़ने लगे हैं जिसके अंदर से आपके पास MD-CAT और एंट्रेंस टेस्ट में MCQ आते हैं। तो वो टॉपिक है परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड को डिफाइन करते हैं रेशो ऑफ एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड टू द थ्योरेटिकल अमाउंट। मतलब
मतलब ये कि मेरे पास जो एक्चुअल यील्ड है, अगर मैं उसको थियोरेटिकल यील्ड पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास कौन सी यील्ड आ जाएगी? परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड के हवाले से आप अगर कोई बात ना याद रख सकें तो एक बात आपने लाजमी याद रखनी है। वो कौन सी बात है? कि परसेंटेज यील्ड ऑलवेज इंडिकेट्स द एफिशिएंसी ऑफ अ रिएक्शन। ये आपके पास एमडी कैट के अंदर इन्फिनिट टाइम्स यानी कि बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है कि आपके पास कौन सी यील्ड जो है एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन को इंडिकेट करती है, तो वो कौन सी यील्ड होती है? परसेंटेज यील्ड। आपको ये पॉइंट लाजमी याद रखना है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो जब भी आपके पास परसेंटेज यील्ड का क्वेश्चन आएगा तो आपने उसको किस तरह से लेके चलना है, मैं आपको ये सिखाने की कोशिश करूँगा। और मैं ये कोशिश करूँगा कि इस लेक्चर के बाद आपको कोई भी मसला ना हो जब आप कोई प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि 14 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 50 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट थर्मली डिकम्पोजेस, फाइंड द परसेंटेज यील्ड। तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है कि मेरे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है? कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर। और क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ठीक है। अब अगर देखें तो मेरे पास कितना कैल्शियम कार्बोनेट था? मेरे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट की अमाउंट प्रेजेंट थी वो थी 100 ग्राम्स। कैसे मुझे पता चला? जो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास होता है वो होता है 48 + 40 + 12 = 100। और कैल्शियम ऑक्साइड की जो होती है वो होती है 40 + 16 यानी कि 56। मतलब अगर तो परसेंटेज यील्ड 100% है तो 100 ग्राम CaCO3 से कितने ग्राम्स कैल्शियम ऑक्साइड बना? 56 ग्राम्स। सेम यही बात है कि अगर यही परसेंटेज यील्ड 100% रहे तो मेरे पास 50 ग्राम से कितना बना? 28 ग्राम्स। 50 ग्राम से कितना बना? 28 ग्राम्स। अब हम बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन में कहता है कि 14 ग्राम बना है कैल्शियम ऑक्साइड से और 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ हुआ है। तो 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ हुआ है तो 14 ग्राम्स आया है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो ये थी एक्चुअल यील्ड, ये थी थ्योरेटिकल यील्ड, और जो क्वेश्चन में दी गई है वो है एक्चुअल यील्ड। डिवाइड करें 40 / 28 × 100, कितनी बनी? 50%। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया? 50% यील्ड आई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहता है A researcher has prepared a sample of 1 bromopropane from 10 grams of 1 propanol. After purification, he had made 12 grams. Which of the following is the percentage yield? तो सबसे पहले ये देखें कि क्वेश्चन में कंडीशंस क्या दे रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा लिखा गया है और थोड़ा सा मुश्किल वर्डिंग में बनाया गया है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसानी से हल हो जाता है। रिसर्चर हैज़ प्रिपेयर्ड अ सैंपल ऑफ 1 ब्रोमोप्रोपेन फ्रॉम 10 grams of 1 propanol. After purification, he had made 12 grams. Which of the following is the percentage yield? तो सबसे पहले 1 प्रोपानोल क्या देता है? 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब इनके मोलर मैसेज भी दिए गए हैं। 60 ग्राम प्रोपानोल का मैस दिया गया है 120 ग्राम ब्रोमोप्रोपेन का। तो 60 ग्राम क्या देता है? 123 ग्राम ब्रोमोप्रोपेन। तो 1 ग्राम कितना देगा? 123 / 60 ग्राम्स। ठीक हो गई बात। अभी कंडीशन में मुझसे पूछा गया है अगर 10 ग्राम हो तो ये कितना देगा? अगर 10 ग्राम हो तो ये 123 / 60 × 10 देगा। मतलब कि ये क्या हो जाएगा? 123 / 6।
123 को अगर मैं 6 पे डिवाइड करूं तो कितना बन जाएगा, 6 2 12 और 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 0.5 20.5 आ गया। अगर 10 ग्राम प्रोपानोल होगा तो कितना बनेगा, 20.5। हमें एक्चुअल यील्ड कितनी दी गई है, 12 ग्राम्स, तो 12 ग्राम्स डिवाइड बाय 20.5 मल्टीप्लाई बाय 100 आपके पास आएगा तकरीबन 58 के आसपास वैल्यू आएगी। तो 58 के आसपास वैल्यू मेरे पास 58.5 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे कहता है कि CH4 जो है O2 के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है। 24 ग्राम CH4 was added to above equation, calculate the theoretical yield of CO2। कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। कहता है कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 16 ग्राम से कितनी बनती है, 44 ग्राम। 1 ग्राम से कितनी बनेगी, 44 डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 24, तो ये कितना हो जाएगा, 4 6 are 24, 4 4 are 16, 6 मल्टीप्लाई बाय 11 इक्वल्स टू 66 ग्राम इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आपने करना था सारे के सारे यील्ड के क्वेश्चंस को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर में सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ सारे क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने का तरीका भी समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको कोई वैल्यू एडेड चीज़ लगी है इस लेक्चर में तो प्लीज़ इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ इस चैनल को दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि आपका भी भला और बाकियों का भी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।